काफ़ी पुराने सिलेबस का मॉडल नंबर 3 है, बट फिलहाल इट्स मॉडल नंबर 4 सिंगल डिग्री फ्रीडम ऑफ वाइब्रेशन। तो यहाँ पे बेसिक पार्ट्स हमें यहाँ पे दिए हैं। पार्ट ए तो स्टिल अभी भी वही सेम है, पार्ट बी वाइब्रेशन आइसोलेशन ट्रांसमिसिबिलिटी सेम है, और पार्ट सी सिर्फ चेंज हुआ है, यहाँ पे वाइब्रेशन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ओके, और ये रोटर डायनामिक्स का पार्ट मॉडल नंबर 6 में शिफ्ट हो चुका है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। सो टुडे आई विल फोकस ऑन पार्ट ए। व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स वाइब्रेशन? गाइस, हमने अभी तक देखे हैं फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स वाइब्रेशन। तो फ्री वाइब्रेशन होता क्या? अभी तक के जितने भी मॉडल्स थे अप टू मॉडल नंबर 3, वो क्या था? फ्री वाइब्रेशन मीन्स only initial force is required to excite the vibration. For the example, simple pendulum. If I applied initial force, then I release it, then simple pendulum starts vibrating. तो ये क्या हुआ? Free vibration. But if the system is vibrating under the influence of external periodic force, then vibration is known as force vibration. मतलब जहाँ पे आपको continuous एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाई करना है तब तक ही वाइब्रेट होगा। फॉर द एग्जांपल, वाइब्रेशन ऑफ द इंजन, जब तक इंजन ऑन है तब तक वाइब्रेट होगा। वाइब्रेशन ऑफ द पाम, एंड बेस्ट एग्जांपल मैं तो बोलूँगा घर का डोर बेल, जब तक आप उसको प्रेस करोगे तब तक वो रिंग होगा। ओके, सो बेसिकली इसका भी अपना एक बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन है। अभी तक हमने जो फंडामेंटल इक्वेशन देखा था वो अगर आपको याद होगा तो x डबल डॉट प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, बट उसका इनिशियल स्टेज था एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। ओके, सो अगर आपको याद होगा तो ये इक्वेशन था एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या कर देते हैं? एम से डिवाइड कर देते हैं। सो फाइनली मुझे क्या मिलता था? एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0, बट के बाय एम और ओमेगा एन स्क्वायर अगर मैं कंपेयर करता तो ओमेगा एन मुझे मिलता था अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम। तो यहाँ पे भी हमें बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन बनाना है। तो अभी तक हमने देखा था एम एक्स डबल डॉट। ओके, सपोज I am shifting this mass towards downward by using external periodic force FO sin omega t. उसको मैं बोलूँगा external excitation force. This is a new term which is introduced in this model. Otherwise remaining terms are the same. So मैंने उसको डिस्प्लेस किया डाउनवर्ड में, तो इनर्शिया फोर्स जनरेट होगा अपवर्ड में, डैम्पिंग फोर्स अपवर्ड में CX डॉट एंड स्प्रिंग फोर्स अपवर्ड में। So can I say mx डबल डॉट प्लस CX डॉट प्लस kx is equal to FO sin omega t. Okay, mx double dot plus ch dot kx is equal to FO sin omega t. This is the basic fundamental equation. इसके पहले के हमने जो देखा था, अगर आपको याद होगा तो फ्रीडम वाइब्रेशन का बेसिक फंडामेंटल इक्वेशन क्या था? mx डबल डॉट प्लस ch डॉट प्लस kx is equal to 0 था। ओके, सो यहाँ पे 0 क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड में फोर्स एक्ट हो रहा है, दैट इज FO sin ओमेगा टी। सो जस्ट वेट, मुझे थोड़ा सा चेंज करना है। यहाँ पे चाहिए mx डबल डॉट यहाँ पे लिखा नहीं है, अच्छे का ओके। यहाँ पे mx डबल डॉट प्लस ch डॉट प्लस kx इज इक्वल टू 0 FO sin ओमेगा टी। गाइज, अगर उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझना है तो कैसे होगा? सबसे पहले एक्टिवेट होगा क्या? सबसे पहले सिस्टम को एक्टिवेट कौन करेगा? तो एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स दैट इज FO। उसके पीछे एक्टिवेट क्या होगा? इनर्शिया फोर्स। बट देयर इज अ लैग एंगल, देयर इज अ फेज लैग एंगल बिटवीन FO एंड इनर्शिया फोर्स। ओके, वो क्या है? दैट इज अ फाई फेज लैग। ओके, सो लैगिंग कौन कर रहा है? इनर्शिया फोर्स। इसके अपोजिट में 180 डिग्री पे कौन एक्ट करेगा? स्प्रिंग फोर्स। और इन दोनों के डाउनवर्ड डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होगा डैम्पिंग फोर्स। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कोई पूछेगा नहीं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझना चाहिए कि एग्जैक्टली होता कैसा है। तो समटाइम्स इसके ऊपर क्वेश्चन आता है वाइवा के टाइम में, कि आपको टीचर्स बोलेंगे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करो किसके बीच में?
एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स, इनर्शिया फोर्स, डैम्पिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स, सबको ड्रॉ करके आना चाहिए। गाइस जैसे कि हमने बोला था एफओ साइन ओमेगा टी, एफओ साइन ओमेगा टी, तो रेफरेंस एक्सिस से एफओ का एंगल होगा ओमेगा टी, ओके, और एफओ और एम एक्स डबल डॉट के बीच का लैग एंगल होगा फाइव, सो दिस एंगल विल बी ओमेगा टी माइनस फाइव। गॉट इट। अगर वेक्टर डायग्राम क्या होता है, सिंपली इसको मैंने क्या किया, सीक्वेंस वाइज लगाया। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया एट एन एंगल ओमेगा टी एफ ओ पैरेलल, उसके बाद एम एक्स डबल डॉट। तो मैं जस्ट क्या कर रहा हूँ, रोलर स्केल लेके मैं इसको क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। सो डाउनवर्ड में सी एच डॉट, सो यहाँ पे फिर दिस टुवर्ड दिस साइड के एक्स, सो के एक्स डॉट किया, ओके। के एक्स डैम्पिंग फोर्स एंड स्प्रिंग फोर्स का रिजल्टेंट है एफ टी, दैट इज अ ट्रांसमिटेड फोर्स, ओके। उसको नेक्स्ट मॉडल नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो फिलहाल समझ लो, फॉर दिस चैप्टर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल एक्स इज नथिंग बट कैपिटल एक्स, वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, x डॉट इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट इनटू एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट एक्सेलरेशन x डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर, राइट। इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में 4 to 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ चुका है। सो इसको समझ लेना, x स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल x डॉट इज इक्वल टू एक्स ओमेगा, x डबल डॉट इज इक्वल टू एक्स ओमेगा स्क्वायर, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैग्निफिकेशन फैक्टर और डायनेमिक मैग्नीफायर, इसको हम शॉर्टकट में बोलते हैं एम एफ। एम एफ इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स एच टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर। एक्स मतलब क्या, दैट इज अ स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड। व्हाट डू यू मीन बाय स्टेडी स्टेट, मींस देयर इज अ नो डैम्पर इज प्रेजेंट, सो ईच एंड एवरी एम्पलीट्यूड इज रिमेन सेम। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, तो उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट एम्पलीट्यूड। इट विल नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड इट इज डिनोटेड बाय x. What about XHT? That is a zero frequency amplitude, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, जीरो है। तो गाइस होता क्या है यहाँ पे, जैसे कि मैंने बोला स्टडी स्टेट, तो बच्चा स्टडी स्टेट में से उसको याद आता है XHT और x को बोलते हैं जीरो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड। तो गाइस यहाँ पे ही मिस्टेक होता है, जिसको मैंने x बोला मैंने उसको स्टडी स्टेट बोला, जिसको मैंने XHT बोला उसको मैंने जीरो फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बोला। तो जो दिखता है वैसे होता नहीं है, कुछ बाहर तो करोगे बट कुछ अलग पुट करके आ जाओगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है, सो इसका याद रखना। नेक्स्ट एक्स एच टी का वैल्यू मुझे कहाँ से मिलेगा, इट इज इनवर्स, सॉरी इट इज अ रेशियो ऑफ एफ ओ, मींस एक्सटर्नल एक्साइटेशन फोर्स डिवाइड बाय स्प्रिंग कांस्टेंट एफ ओ बाय के। इसके पीछे अभी फिलहाल कोई डेरिवेशन नहीं है, सिर्फ आपको सिंपली याद रखना है एक्स एच टी क्या है, एफ ओ बाय के, ओके। आर क्या होता है वो देखते हैं, और जाय क्या होता है तो आपको तो पता ही है। R is the frequency ratio, that is omega upon omega n. Omega आपको कहाँ से मिलेगा, 2 पाई अपॉन 60, any basic fundamental sorry any basic frequency, वो omega n that is a natural frequency. ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला है, सॉरी फॉर्मूला नहीं है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो, मैग्निफिकेशन फैक्टर वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो। तो यहाँ पे आपको सिंपली काम करना है, अभी इसको बाहर कैसे करते हैं, इसको समझते कैसे वो देख लेता हूँ। मैंने मैग्निफिकेशन फैक्टर रखा 0 1 2 3 4, बस इतना ही रखना है, 0 1 2 3 4। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेशियो 1 2 3, ओके, मैं बाकी इन्फिनिटी करके लिख देना है। तो यहाँ पे अप टू 3, यहाँ पे अप टू 4। फिर क्या करना है आपको, मैग्निफिकेशन फैक्टर का फॉर्मूला लिख के लेना है, x अपॉन x टी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस आर स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2 आर दी होल स्क्वायर, एंड r इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो भी सबको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज पुट अप करते जाना। सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ r का, इफ r इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे r 0 कर दो तो 1 माइनस 0 1 ही रहेगा, 2 इंटू 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 और डिनोमिनेटर में, तो व्हेन r इज इक्वल टू 0 मैग्निफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू 1। तो जब r 0 है हॉरिजॉन्टल,
एक्स एक्सिस देखो, जब r 0 है तब मैग्निफिकेशन फैक्टर कहाँ से स्टार्ट हो गया, 1 से। So this is the common point of all the curves. Okay, got it? Next क्या करना है फिर आपको, नेक्स्ट वैल्यू पुट करना है। इफ r इज इक्वल टू 1 तो 1 पुट करो, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 0, 2 जा इंटू 1 तो बचेगा क्या, अंडर रूट ऑफ स्क्वायर 1 माइनस 1, तो ये तो पूरा टर्म 0 हुआ था, तो बचेगा क्या, स्क्वायर रूट 2 जा का स्क्वायर, तो बचेगा क्या 1/2 जा। So magnification factor is inversely proportional to the value of xi. अगर मैं xi का वैल्यू मैग्निफिकेशन फैक्टर का वैल्यू इंक्रीज करता हूँ तो xi का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या था, 2 था, फिर 1 हुआ, फिर 0.707, फिर 0.5, फिर 0.25, फिर 0.125, फिर 0। तो आप देख रहे हो, ऑब्जर्व करो, जैसे मैग्निफिकेशन फैक्टर अपवर्ड में इंक्रीज हो रहा है तो मेरा xi का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट अभी यहाँ पे एक वैल्यू पुट करते हैं, इफ xi इज इक्वल टू 0। xi 0 मीन्स व्हाट, देयर इज अ नो डैम्पर, तो सिस्टम क्या है, अनडैम्प है। नो डैम्पर मतलब कोई मोशन को रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। व्हेन r इज इक्वल टू 1, अभी r इज इक्वल टू 1 कब होगा बच्चा लोग, जब मेरा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा n होगा। तो मेरा एनी फ्रीक्वेंसी when it matches with natural frequency तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। जब आपका एनी बेसिक फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा कोइंसाइड करेगा नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ तो उसको बोलते हैं रेजोनेंट कंडीशन। और ये कभी पॉसिबल है जब वहाँ पे डैम्पर नहीं है, व्हेन xi इज इक्वल टू 0। तो ऑफ कोर्स मेरा एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, इन्फिनिटी। तो देखो गाइस, व्हेन r इज इक्वल टू 1 मतलब दिस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन r इज इक्वल टू 1 एंड जब xi इज इक्वल टू 0 देन आपका मैग्निफिकेशन फैक्टर क्या रहेगा, इन्फिनिटी। व्हेन r इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, सो 1 माइनस 1 0 और प्लस 2 xi का वैल्यू कितना है, 0। सो दिस टर्म विल आल्सो 0, सो पूरा डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 0। सो 1/0 दैट इज इन्फिनिटी, देयरफॉर मैग्निफिकेशन फैक्टर विल बिकम इन्फिनिटी। गॉट इट? नेक्स्ट, if xi is greater than 0.707 और अंडर रूट 2 की वैल्यू है 0.707। ओके, जब आपका xi का वैल्यू ग्रेटर देन √2 है तो मैग्निफिकेशन फैक्टर आपका क्या है, लेस देन 1। तो ये 1 का जो लाइन है उसके नीचे क्या है, 0.707, 1 एंड 2, ये आपका ऑब्जर्वेशन वहाँ पे लिखना है। ओके, नेक्स्ट व्हेन r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, अभी यहाँ पे r इन्फिनिटी पुट कर दो तो डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी मीन्स 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। सो मैग्निफिकेशन फैक्टर विल बिकम 0। सब जब r इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तब ये सारे कर्व्स कहाँ पे कोइंसाइड करेंगे, 0 पे यहाँ पे। गॉट इट? सो गाइस इसका एक बार प्रैक्टिस करो। बच्चा लोग गलती कहाँ पे करते हैं, ये उठ के जाते हैं, उनको पता है ये शेप कुछ ऐसा दिखता है, कुछ भी निकाल के आ जाते हैं। सो इसके पीछे लॉजिक है, ये कंडीशंस है, ये कंडीशंस मैंने आपको शॉर्टकट में लिख दिया है, वहां पे जाकर आपको इसको एलोबरेट करना है। ओके, सो प्रैक्टिस करो इसका। नेक्स्ट है फेज एंगल। फेज एंगल होता क्या है, फेज एंगल का सबसे पहले दिखाता हूँ मैं आपको फॉर्मूला। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2 xi r अपॉन 1 माइनस r स्क्वायर। xi क्या होता है, c अपॉन c c, r क्या होता है, ओमेगा अपॉन ओमेगा। तो अभी देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी आप ये कर्व आपको पूछा जाता है एग्जाम में, फेज एंगल वर्सेस फ्रीक्वेंसी रेशियो कर्व। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो हॉरिजॉन्टल पे वही 0 1 2 3 और यहाँ पे फेज एंगल है, तो मैंने 30-30 का गैप रखा, 30 60 90 120 150 एंड 180। ओके, सो 0 से लेके 180 तक सारे एंगल मैंने यहाँ पे कवर कर दिया। ओके, सो अभी आप वापस से ये ग्राफ कहाँ से आया, तो इस फॉर्मूला से आया। सो गाइस सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, r इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ, तो 1 माइनस 0 क्या होगा, 1 ही रहेगा, और 2 xi इंटू 0, सो tan इनवर्स ऑफ 0 क्या होगा, 0। सो जब मैं यहाँ पे r पुट किया तो मुझे फाई का वैल्यू कितना मिला, 0। सो वहाँ पे देखो ग्राफ में जब मेरा r का वैल्यू 0 था तो मेरा फाई का वैल्यू भी क्या था, 0 था। सो सारे कर्व्स यहाँ से स्टार्ट हो गया 0 से। गॉट इट? नेक्स्ट पुट करता व्हेन r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू 1 पुट करो, 1 माइनस 1
जीरो, तो 1/0 मीन्स क्या, इन्फिनिटी। अभी tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है? सो tan इन्फिनिटी कब आएगा? देखो sin 90 डिवाइड बाय cos 90, sin 90 कितना होता है? 1, cos 90 0, सो 1/0 इन्फिनिटी। बट ये कभी पॉसिबल है जब मेरा एंगल 90 होगा तो। सो व्हेन r इज इक्वल टू 0, आप सॉरी व्हेन r इज इक्वल टू 1, आपको फाई कितना मिलेगा? 90 डिग्री, क्योंकि tan 90 कहाँ से मिलेगा? sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 1, cos 90 0, सो 1/0 इन्फिनिटी। तो जब एंगल 90 डिग्री होगा तभी जाके वो इन्फिनिटी बनेगा। सो r इज इक्वल टू 1, जब r इज इक्वल टू 1, देखो r इज इक्वल टू 1 ये लाइन इंडिकेट करेगा वर्टिकल लाइन, तब सारे एंगल कितने हो गए? 90 डिग्री, तो ये कॉमन पॉइंट रहेगा। ओके, नेक्स्ट, व्हेन r इज लेस देन 1, जब r लेस देन 1 है तो फाई क्या रहेगा? इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी साइन। व्हेन r की वैल्यू लेस देन 1 है, मतलब 0 पॉइंट समथिंग रहेगी, तब तक आपका फाई क्या रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ओके, और उसके बाद आफ्टर r इज, जैसे ही r का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा तो ये जो फाई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बनेगा। ये आपको कहाँ पे दिखेगा? तो ग्राफ में दिखेगा। तो गाइस यहाँ पे देखो r इज इक्वल टू 1 के पहले के देखो स्टार्टिंग कहाँ से हो रही? 0.25, फिर 0.25, देन 0.5, 0.707, देन 2 and 1, यहाँ तक सब कुछ ठीक था। बट जैसे ही मैंने इस पॉइंट को क्रॉस किया तो सबसे जो लोएस्ट कर्व था वो क्या आ गया? अपवर्ड में आ गया, ऊपर आ गया, फिर सेकेंड लास्ट, फिर थर्ड लास्ट, देन सबसे जो टॉप में था वो नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है मुझे बिलो लेस देन 1, बिलो लेस देन 1, यहाँ पे जाए क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फाई, और उसके ऊपर जाता हूँ तो फाई क्या होता है? इंक्रीज हो रहा है, बट जाए की वैल्यू क्या हो रही है? डिक्रीज है, तो यहाँ पे क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। गॉट इट? इफ जाए इज इक्वल टू 0, अगर जाए 0 होगा तो फाई क्या होगा? 0 या तो फिर 180 डिग्री। ये कैलसियम में ट्राई करके देखो, tan इनवर्स ऑफ 0 भी 0 आएगा और tan इनवर्स ऑफ 180 भी 0 ही आएगा। ओके, सो ट्राई करना है इसको। सो नेक्स्ट, सो फिलहाल मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। अभी तक हमने जो थ्योरी देखे हैं उसके न्यूमेरिकल्स सबसे पहले देखते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो देख सकते हो आप, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको 1 by 1 सीखनी है, बट सिंपल है, स्टेप वाइज जाएंगे तो बाहर करने के लिए आसान रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन देखो क्या है। A mass of 50 kg is suspended by spring of stiffness 12 kilonewton per meter, and it is acted simple harmonic motion 40 newton on it. Guys, जिंदगी में अभी तक फर्स्ट टाइम आपको फोर्स दिया हुआ है, फोर्स गिवन है, तो समझ जाओ दिस इज अ फोर्स वाइब्रेशन 40 न्यूटन। तो अभी आपका दिमाग चलना चालू होगा। इफ द सी इज 100 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, फाइंड द रेजोनेंट एम्पलीट्यूड, रेजोनेंट फेज एंगल, पीक फ्रीक्वेंसी, पीक एम्पलीट्यूड, पीक फेज एंगल। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया आपको? फोर्स दिया 40 न्यूटन, फिर आपको क्या दिया हुआ है? स्प्रिंग स्टिफनेस 12 किलो न्यूटन पर मीटर है, सो 12 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर। डैम्पिंग कोएफिशिएंट सी दिया है 100 न्यूटन सेकेंड पर मीटर, वो भी लिख दिया मैंने। फाइंड रेजोनेंट एम्पलीट्यूड, रेजोनेंट एम्पलीट्यूड में उसको एक्स सफिक्स आर, रेजोनेंट फेज एंगल तो फाई सफिक्स आर, फिर पीक फ्रीक्वेंसी ओमेगा पी, पीक एम्पलीट्यूड एक्स पी, एम्पलीट्यूड तो एक्स, फ्रीक्वेंसी मीन्स ओमेगा, एंड पीक फेज एंगल मीन्स फाई पी। तो अभी ये कहाँ से होता है? तो छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ, काम के फॉर्मूलाज क्या है।
ओके, तो फॉर्मूला लिस्ट में मैंने एक्चुअली फॉर्मूलाज ऐड नहीं किए हुए हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे काफ़ी, हाँ यहाँ पे ऐड किए हुए हैं, सॉरी। तो सबसे पहले देखते हैं रेजोनेंट क्या होता है। रेजोनेंट हमने अभी जस्ट देखा है, R इज इक्वल टू आपको 1 पुट करना है, तो आपको क्या होगा, रेजोनेंट कंडीशन व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा। एक फ्रीक्वेंसी आज से हमें पता चली है, जैसे कि सबसे पहले हमने देखा ओमेगा, दैट इज 2π/16। फिर उसके बाद हमने सीखा ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम, या तो फिर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन डेल्टा एस टी। उसके बाद हमने फ्री डैम्प में सीखा ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एम अंडर रूट ऑफ 1 माइनस द स्क्वायर। और आज हम देख रहे हैं पीक फ्रीक्वेंसी। गाइस, अगर जैसे कि मैंने बोला था कि अगर सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सा होता है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी, सपोज इट इज 100 रेडियन पर सेकेंड, तो उसके नीचे कौन सा फ्रीक्वेंसी होगा, पीक फ्रीक्वेंसी 99.99, 99.99 ये मैक्सिमम होगा, ये पीक फ्रीक्वेंसी होगा। बट इट विल नॉट बी इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, वो उसके जस्ट नीचे रहेगा। तो वो कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, ओमेगा एन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 2 स्क्वायर। ओके, सो अगर आपको बोला पीक फ्रीक्वेंसी रेशियो, तो आपको सिंपली छोटा सा काम करना है, जहाँ पे मैं ओमेगा अपॉन ओमेगा एन बोलता था, वहाँ पे मुझे क्या करना है, ओमेगा पी अपॉन ओमेगा एन बोलना है। तो जहाँ पे मेरा पीक फेज एंगल 5 tan इनवर्स ऑफ 2 अपॉन 1 माइनस आर स्क्वायर होता था, वहाँ पे मुझे आर के जगह पे आर पी यूज करना है, बस इतना चेंज करना है आपको। ओके, सो आप सीख जाओगे, डोंट वरी, काफी सिंपल है। गाइज, आई होप आज का ये वीडियो सेशन आपको समझ में आया होगा। ओके, अगर आपको ये वैल्यूएबल एंड वर्थ लगे, देन प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको आज ऐसा कौन सा पॉइंट था जो बुक में क्लियर नहीं हो रहा था, और आपको जो डाउट सॉल्व नहीं हो पा रहा था, बट इस वीडियो के वजह से आपका ये डाउट सॉल्व हो गया, और वो जो पॉइंट था वो आपको बेटर तरीके से समझ में आ गया, देन प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, क्योंकि आपका ही इनकरेजमेंट मुझे एक्साइट करेगा न्यू वीडियोस बनाने के लिए। ओके, और अगर आपको कुछ सजेशन भी है, अगर कुछ आपको डाउट्स भी है, तो भी कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके मुझे इन्फॉर्म कीजिए, कि तो मैं उसके ऊपर काम कर सकता हूँ। आपके सजेशन के ऊपर काम करूंगा तो मैं और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ। ओके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि क्या आपको समझ में आया, क्या आपको डाउट्स हैं, क्या इम्प्रूवमेंट्स होने चाहिए, तो वो सारी चीज़ें शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, लास्ट रिमाइंडर, कि अगर इस चैनल को, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग चैनल को, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो। और हमारा जो इंस्टाग्राम पे है, डिजिटल एकलव्य इंजीनियरिंग में, हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे हमने सारी वीडियोस, सारे नोट्स मैंने वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करके दिए हैं। इवन टेक्स्ट बुक के वीडियोस भी मैंने वहाँ पे कुछ शेयर किए हैं, तो उसका भी बेनिफिट आपको लेना है, सिर्फ आपको ही नहीं लेना है, तो वो सारे लिंक्स को आपको आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। ओके, सो यहाँ पे सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है, आपको एक सिंगल रुपीज भी आपको पे नहीं करना है, बस आपको डेडिकेशन से आपके घर पे बैठ के आपको स्टडी करना है। ओके, इतना तो पक्का कर सकते हो हम। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।